अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीजों की बात करेंगे, सेट्स की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे और ग्रुप्स की बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक्सरसाइजेस हम बात करेंगे सेट के बारे में, सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेट होता क्या है। व्हाट इज अ सेट? आपकी बुक की वर्डिंग है, डेफिनेशन बता रहा हूं। A set is generally described as well-defined collection of the distinct objects, यानी different objects हैं, different चीजें हैं, उनको मिला के हम जब एक डिफाइंड ऑर्डर में उसे लिख दें, डिस्क्राइब कर दें, तो वो सेट बन जाता है। और साथ ही कहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन द सेट, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रही होती हैं, जो चीजें आ रही होती हैं, उनको मेंबर्स कहा जाता है या एलिमेंट्स बोला जाता है। सेट को लिखने के बहुत से तरीके हैं। एक सिंपल मैं लिख देता हूं, लेट से मैं यूं कहता हूं मेरे पास एक सेट है, नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यहां मैं लिख देता हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक लिखने का यह भी तरीका है कि आप वर्डिंग में लिख दें, इसको आगे जाके हम अभी टाइप्स में नाम देंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मैंने डिस्क्राइब कर दिया। इसके अलावा लेट से मेरे पास एक नंबर है, मैं कहता हूं यूं मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये भी सेट को लिखने का एक तरीका है, इसको हम आगे जाके टेबुलर फॉर्म का नाम देंगे। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी होगा विच इज कॉल्ड सेट बिल्डर नोटेशन, हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता है हम उसके भी डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली कुछ बेसिक्स याद रखिएगा। सेट को नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली, और अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं, अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो वो स्मॉल डिनोट होंगे। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है बी कैपिटल होगा, लेकिन यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं कहता हूं ए है, बी है, सी डी ई, कुछ भी हैं, ये सारे स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। सारे क्या होंगे? स्मॉल अल्फाबेट्स हैं। सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है जिसमें मिडल ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, एंड पे भी और स्टार्ट पे भी। इसे टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, लेकिन लाजमी नहीं है हर जगह यही मेथड इस्तेमाल हो, बाकी दोनों तरीके भी आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है द डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स। फॉर इंस्टेंट आगे लिख दिया द सेट ऑफ ऑल द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। वोवल्स क्या होते हैं? ई आई ओ यू, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है। तो अगर आपने वर्डिंग में लिख दी है तो ये कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव। लेट से मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है, मैं इसको सेट ए का नाम दे लेता हूं। तो मैंने कह दिया द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कोई और आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं। लेट से मेरे पास एक सेट है बी, मैं इसको लिख देता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। तो चूंकि मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म की तरफ जाते हैं जिसे कहा जाता है टेबुलर फॉर्म। वो ये है आपके सामने। A set may be described by listing the elements, यानी एलिमेंट्स को हम लिस्ट आउट कर दें, लिख दें और उसके एंड पे ब्रैकेट्स लगा दें। वो आपके पास फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। जैसे लेट से ये लिखा हुआ है उसने, एक सेट ए है और उसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा लेट से मैं कोई और लिख देता हूं सेट, मेरे पास एक और सेट है, लेट से दैट इज ए। मैं लिख देता हूं दिस इज 0 2 4 6 एंड सो ऑन। अब ये क्या है? ये इवन नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स हैं पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये भी एक सेट है। कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म, क्योंकि उसमें हम नंबर्स को लिस्ट आउट कर रहे हैं विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ये फॉर्म जो है ये टेबुलर फॉर्म है। और इसके अलावा एक तीसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो भी सीख लेते हैं। तो सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? पहले आपकी बुक की वर्डिंग जरा सुन लें। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एक बता रहा है कि इसमें हम करते क्या। It is sometimes more convenient or useful to employ the methods of the set builder notation in specifying sets. This is done by using symbol. कोई ना कोई हम सिंबल ले लेते हैं, लेटर्स आ जाते हैं। For an arbitrary members या एलिमेंट्स के लिए कोई भी हम लेटर या सिंबल यूज करेंगे इसमें of the sets and starting the property common to all the members. Okay, क्या मतलब है इस बात का कि हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट से आप कहते हैं सर नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स आमतौर पे क्या होते हैं? मैं कहता हूं लेट से मेरे पास एक सेट है, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, मैं एन ही कह देता हूं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये टेबुलर फॉर्म है। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी देखिएगा। मैं लेट कर लेता हूं एलिमेंट है एक्स,
फिर आगे हम लिखेंगे ये लाइन, इसका मतलब होगा सच दैट, फिर मैं लिखूंगा x, आगे लिखूंगा ये सिंबल जिसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और आगे मैं लिखूंगा n। अब इस लाइन को पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास है x, हम कहेंगे x, इस लाइन का मतलब होगा सच दैट, इस फिर x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x मैंने कह दिया, और x का ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये जो आपके सामने ये मेथड लिखा है, इसको बोला जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, इसकी हम बहुत सी प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है, मैं ए कह लेता हूं, वो सेट मेरे पास आ रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5। लेट से ये सिचुएशन है। अब ये कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हो, इनको होल नंबर्स कहा जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये इंफिनिटी नहीं है, इसमें सारे होल नंबर्स नहीं आ रहे। तो शुरू में होल नंबर्स के लिए कंडीशन वही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर यानी w, एंड अब ये सिंबल आ जाएगा एंड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आगे अब लिमिट अप्लाई करनी है कि ये सारे होल नंबर्स नहीं है, सिर्फ 5 तक आ रहे हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा x इज लेस और इक्वल्स टू 5, x इज लेस और इक्वल्स टू 5। अच्छा, x इज लेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि 5 या 5 से छोटे एलिमेंट्स हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये x इज लेस। अब ये रीड करने का तरीका ये होगा कि अगर x के बाद यूं सिंबल लिखा हो, x की तरफ ये शेप क्लोज है, तो इसका मतलब x लेस है किससे, जो भी आप यहां पे लिखेंगे, लेट से 5 है। अगर इक्वल लगा देंगे तो इसका मतलब यह है कि x 5 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर यूं लिखा होता, लेट से x के बाद साइन यू है ऐसे, तो x की तरफ ये शेप ओपन है, ये ओपन शेप है, और दूसरी तरफ क्लोज है, लेट से यूं लिखा हो, तो इसका मतलब होगा x इज ग्रेटर देन 5। तो ये भी आप चीजें याद रखिएगा, लेस देन ग्रेटर देन का आपको फर्क पता होना चाहिए। एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है b, जो कि स्टार्ट हो रहा है -4 -3 -2 1, उसका -1, फिर 0 है 1 2 3 एंड 4। लेट से मेरे पास ये एक सेट है, ये कौन से नंबर्स हैं, इसमें पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो ये इंटीजर्स होते हैं। अभी मैं सेट्स आपको रिवाइज भी करवा देता हूं, सारे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड अब लिमिट आ गई। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी प्लस में भी इंफिनिटी, माइनस में भी इंफिनिटी। लेकिन यहां पे प्लस में एंड हो रहा है 4 तक, और माइनस में एंड हो रही है बात -4 तक, यानी दोनों तरफ लिमिट है। तो मैं यूं लिखूंगा x इज लेस और इक्वल्स टू 4, और सेम साइन इधर भी लगा दूंगा, और इधर मैं लिख दूंगा -4। अब इसे पढ़ने का तरीका ये होगा कि अगर हम यहां से रीड करें तो x के बाद ये शेप क्लोज है, तो x इज लेस और इक्वल्स टू 4। लेकिन इस तरफ क्या है, x की तरफ ये शेप ओपन है, तो इसका मतलब है x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -4, यानी एक चीज -4 या उससे ज्यादा है और +4 या उससे कम है, तो इसका मतलब है वो -4 से लेकर +4 तक आ रहा है। ठीक हो गया। अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, तो अगर इक्वल का साइन लेट से आप नहीं लगाते, तो अब बात क्या होगी कि x जो है वो 4 से लेस है और -4 से ज्यादा है, x इज लेस देन 4, एंड यहां से देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 और +4 के दरमियान वाले एलिमेंट्स हैं, उसमें -4 और +4 शामिल फिर नहीं होंगे। लेकिन हमारे सेट के अकॉर्डिंग ये दोनों शामिल हैं, तो यहां पे साथ इक्वालिटी का साइन भी आएगा। सबसे पहले जरा सेट्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहले है n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और ये टेबुलर फॉर्म है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 0 ऐड होता है, बाकी सारे वही होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज z का मतलब होता है ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, इंक्लूडिंग 0। अगर सिर्फ नेगेटिव लिख रहे हो तो ये ऑब्वियसली क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, इसको z' से शो किया जाता है। इसी तरह अगर हम ऑड नंबर्स और इवन की बात करें, ऑड क्या होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7, प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो इन्हें ऑड इंटीजर्स कहा जाता है। और जो 2 पे डिवाइड हो, जैसे 0 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, 0/2 0 ही आएगा,
2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो इनको कहा जाता है इवन इंटीजर्स। ये जो तरीके अभी मैंने बताए हैं ये तो बड़ा आसान था टेबुलर फॉर्म में लिखना। इसे टेबुलर में भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी लिखा हुआ है आपके सामने स्टेटमेंट्स, और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद जो रैशनल नंबर है, इररेशनल है और रियल है, इसे हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें 1 और 2 के दरमियान कितने एलिमेंट्स आते हैं हमें पता ही नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे। बहरहाल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्यू का मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। वही डेफिनेशन वाली चीज ही है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी x जो है वो p ओवर q के इक्वल है, यानी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। आगे वही चीज है, p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जो आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। और अगर आप ऐसा ना कर सकें, अगर x इज नॉट इक्वल टू p ओवर q, ऐसा नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, बाकी p और q वही हैं, इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उनको कहा जाता है इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, जैसे लेट से आपके सामने एक नंबर मैं लिखता हूं 4.712439 एंड सो ऑन। हमने पढ़ा था नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, और ना ही ये रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें डिजिट्स, तो ये इररेशनल होगा। लेकिन उसके अलावा लेट से यूं लिखा हुआ है 1.75, तो इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 175 डिवाइडेड बाय 100, तो यूं मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये रैशनल होगा, यानी ये नंबर रैशनल है, ये इररेशनल है। और लास्ट पे आपके पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें क्या होता है, आप रैशनल और इररेशनल को कंबाइंड कर दें, यूनियन ले लें, इकट्ठा कर दें, तो ओवरऑल वो क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। तो ये कुछ सेट्स है जो आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। अब जरा सेट की कुछ कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, टाइप्स कह लें, सेट्स को क्या कहा जा सकता है आपस में। सबसे पहले इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका हर एलिमेंट आपस में इक्वल हो। लेट्स से कहते हैं इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, उनके एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो। इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक है ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 1 2, और एक सेट है मेरे पास बी, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 0 एंड 2। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एक के जो तमाम एलिमेंट्स हैं 0 1 2 वो दूसरे में आ रहे हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो वी कैन से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर प्रेजेंट इन ए। ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में है। सो वी कैन से ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ये सेट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है कि इक्वल में एलिमेंट्स की तादाद भी सेम थी और हर एलिमेंट भी सेम था, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं। लेकिन इक्विवेलेंट में सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद सेम होती है। जैसे एक सेट है ए, उसमें 3 नाम लिखे हुए, उसने लिखा आपके पास बिलाल, एहसन, जहांजेब, और दूसरा सेट बी है, उसमें भी 3 नाम लिखे हुए आपके सामने हैं। तो ये दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यू कैन कंपेयर, आप 1 to 1 इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सेट्स जो आपके पास हैं, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, एलिमेंट्स की तादाद सेम है। तो आपकी बुक की वर्डिंग बोल देता हूं, क्या कहता है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड in such a way that each element of A is paired with the one and only one element of B, यानी A का एक एलिमेंट B के एक एलिमेंट से हम कंपेयर कर सकें, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, and vice versa. Then such pairing is called one to one correspondence, यानी 1-1 का कंपैरिजन है बेसिकली ये बिटवीन A and B, जैसे ये मैंने लिख के बता दिया। अब लाजमी नहीं है कि बिल्कुल यही कंपैरिजन हम कर सकें, अब ये भी किसी ऑर्डर चेंज कर दें सेट का। लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में बता देता हूं। मेरे पास एक सेट है ए, उसमें आ रहा है ए बी सी, दूसरा सेट है बी, उसमें आ रहा है डी ई एफ। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं।
हम ए को डी के साथ, बी को ई के साथ, सी को एफ के साथ पेयर बना सकते हैं, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। इसके अलावा मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट से ऊपर ए बी सी है, तो सेट बी में लिखता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं एफ पहले लिख देता हूं, ई बाद में, डी उसके बाद में। तो अब ए को वन एफ के साथ, बी को ई के साथ, सी को डी के साथ हम वो कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत से इस तरह तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो दो सेट्स हैं ए एंड बी, ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनको हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी इनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ए का एक एलिमेंट बी सेट के भी एक एलिमेंट के साथ पेयर बना सकता है। किसके साथ बना सकता है वो आपकी मर्जी है, ऑर्डर जैसे मर्जी रखें। बहरहाल इतनी लंबी चौड़ी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। आसान अल्फाज, ऐसे दो सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, सेम, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट आपकी बुक में है ऑर्डर ऑफ द सेट। सेट के ऑर्डर का मतलब होता है सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सिंपल, मेंबर ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अगर आपके पास एक सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 होंगे तो 3 होगा, 4 होंगे तो 4 होगा। सिंपल, ऑर्डर ऑफ सेट्स का यही मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट, उसने लिखा है सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है ए और उसमें सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। अब चूंकि एक ही एलिमेंट है तो इसको स्पेशल नाम दिया जाता है सिंगलटन सेट। कोई भी आप सेट लिखें जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा हो उसे सिंगलटन कहेंगे। सो सिंपल। नेक्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, इसे नल सेट भी कहते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स से मैं यूं लिखता हूं, एक सेट ए है तो मैंने यूं लिख दिया, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, तो इसका मतलब ए जो है ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को ये खाली ब्रैकेट्स में भी लिखा जा सकता है या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, इसे फाई कहा जाता है। तो फाई कह लें या एम्प्टी सेट खाली ब्रैकेट्स लगा दें, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब हम बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की। फाइनाइट क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड है, इनफाइनाइट्स में अनलिमिटेड है। तो फाइनाइट में कहते हैं इफ अ सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू n फॉर सम फिक्स्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट फिक्स हैं यानी n की तादाद फिक्स है। लेट्स से मैं यूं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू मैं कहता हूं 50, तो ये 50 तक मैं काउंट कर सकता हूं यानी एंड हो रहे हैं। तो ये फाइनाइट सेट की अलामत है। क्या अलामत है, फाइनाइट सेट। इसलिए उसने कहा सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर्स n, देन द सेट इज कॉल्ड बी फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। और आप ज्यादा इजी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दी। इसी तरह इनफाइनाइट को भी देख लें, इसमें कहते हैं अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे लेट से मेरे पास एक सेट है ए और मैं कहता हूं वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है और ये चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहे। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट वो होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट क्या होगा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे ये आपके पास एंड नहीं हो रहा, दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में आ रहे हो ना, तो उसी सेट को दूसरे का सबसेट कहेंगे। मैं पहले एग्जांपल देता हूं। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है ए, इसमें है 1 2 एंड 3 और दूसरा सेट है मेरे पास बी, इसको हम लेट से मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ए में 1 2 3 है, बी में भी आ रहे हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब ये होगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये सिंबॉलिकली सबसेट का साइन है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर प्रेजेंट इन बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर इसे रिवर्स पढ़ेंगे ना तो हम ये भी कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, यानी मैं यूं लिख सकता हूं बी, अगर यूं लिखेंगे आप ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये भी नाम याद रखिएगा। बहरहाल यहां पे डेफिनेशन पढ़ देता हूं सबसेट की। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए की अगर हम बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। और सिंबॉलिकली उसे लिखने का ये तरीका है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया।
A is the subset of B, then B is the superset of A. B is called the superset of A. उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, ये भी एग्जांपल से शेयर करूंगा, देन डिफाइन करेंगे. लेट से मेरे पास एक सेट है A, 0 और 1 आ रहा है उसमें, और दूसरा सेट मेरे पास है B और उसमें आ रहा है 0 1 के बाद 2 लिखा हुआ है. लेट से तो अभी भी A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ B. मैं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा जरा गौर करें. इसमें क्या है कि A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, लेकिन B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो. जैसे B में 2 आ रहा है जो A में नहीं है, तो अब हम लिखेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ये सबसेट की अलामत है और ये प्रॉपर सबसेट की. तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ. सबसेट अगर है तो प्रॉपर सबसेट भी तो हो सकता है, लेकिन हर दफा नहीं हो सकता. लेट्स से मैं कहता हूं एक सेट है मेरे पास A, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 0 एंड 1, और सेट B है, ये भी आपके पास, इसमें भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 एंड 1. तो अब भी तो हम कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, के A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त B में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो A में ना आ रहा हो. तो ये सबसेट तो कहला सकता है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर होगा. यानी A और B के होंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे एक दूसरे के. यानी अगर A और B इक्वल हो जाएं तो इम्प्रॉपर, और अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में आ रहे हैं लेकिन B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना आ रहा हो, वो क्या होगा, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है. यानी लेट से मैं एक और एग्जांपल दे लेता हूं. मेरे पास एक सेट है A, 0 1 2, और मेरे पास एक सेट है B, 0 1 2 3 4. तो अब क्या सिचुएशन है, वही A के तमाम एलिमेंट्स 0 1 2 वो B में आ रहे हैं, लेकिन B में इस दफा मैंने कहा था कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए. यहां पे 2 ऐसे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है ना जो A में नहीं आ रहा. तो वी कैन से A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. सिंपल, याद रखिएगा. आपकी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो कहेगा जी प्रॉपर सबसेट्स अपनी तरफ से लिखें. लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है A, उसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 2. आपको मैं कहता हूं इसके कुछ प्रॉपर सबसेट्स लिख दें, तो मैं बना सकता हूं. लेट्स से मैं सबसे पहले इसका एक प्रॉपर सबसेट लिखता हूं. मैं लिख देता हूं 0. लेट्स से मैं एक और लिख देता हूं, मैं कहता हूं 1. लेट्स से मैं लिख देता हूं 2. इसी तरह मैं कह सकता हूं 0 1. लेट्स से मैं कह देता हूं 0 2. मैं कह देता हूं 1 2. और अगर मैं लिख दूं 0 1 2, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि ये सेट आके इसी के इक्वल हो गया, तो ये इम्प्रॉपर होंगे दोनों आपस में. ठीक है. प्रॉपर क्या होंगे, आप कोई भी कंपैरिजन कर लें. लेट्स से मैंने सबसे पहले लिखा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा है 0, तो 0 को जरा ऊपर वाले सेट के साथ कंपैरिजन करें. तो 0 जो है, यानी ये जो सेट मैंने लिखा है सबसे पहले, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले में शामिल हैं. इसके तमाम एलिमेंट्स यानी 0 जो है वो ऊपर वाले में शामिल है, और ऊपर वाले में कम से कम एक डिजिट ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है. सो वी कैन से, जो मैंने सर्कल में लिखा है, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्वेश्चन, यानी A सेट. इसी तरह यहां पे भी ऐसे ही है, 1 ऊपर वाले में शामिल है और ऊपर वाले में ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आ रहा. इसी तरह 2 के बारे में है, 3 ये वाला सेट, 4 5 कोई भी उठा लें. लेट्स से मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं 1 एंड 2. इसका कंपैरिजन कर लें ये A वाले सेट के साथ, तो इधर 1 एंड 2 है, इधर 0 1 2 है. तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास अभी सेट A में जो यहां पे इस सर्कल के अंदर नहीं आ रहा. सो वी कैन से ये जो सेट आपके पास है, लेट्स से ये कोई भी सेट है, मैं इसको C कह लेता हूं. सो दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स A में तो आ रहे हैं, लेकिन A का कोई एलिमेंट ऐसा है लाजमी जो इसमें नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा इसमें. तो ये प्रॉपर सबसेट लिखने के तरीके भी होते हैं. प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जितने भी सबसेट्स बनते हैं आप बना लें, सिवाय उसके अपने, यानी अपना पूरा सेट रिपीट नहीं होगा. ये पूरा सेट A वापस रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A आप लिख देंगे एंड पे, लेट से आप कह दें सर मैं पूरा सेट लिख देता हूं 0 1 2, तो ये सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जब हम कंपेयर करेंगे A के साथ, तो ये सारे सेट्स, दोनों सेट्स में सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो ये इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर नहीं होगा. अच्छा, मैंने बोला कि जितने भी सबसेट्स बनते हैं वो आप बना लें, सिवाय उस सेट के अपने. वो जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं.
एक और इसमें आप 5 भी ऐड कर सकते हैं, यानी एम्प्टी सेट। मैं स्टार्ट में लिख देता हूं, लेट से यहां मैं लिखता हूं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट के तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले में शामिल है, आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट भी नहीं है वो हर एक का सबसेट होता है। तो ये ऊपर वाले सेट का सबसेट है, तो इसका मतलब ये उसका प्रॉपर सबसेट भी होगा ए का। कैसे? क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले में शामिल हैं, और ऊपर वाले ए में तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं, यानी कम से कम एक ऐसा है जो एम्प्टी सेट में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक सेट है ए जो कि है ही एम्प्टी सेट, तो बताएं जी इसका कोई प्रॉपर सबसेट बन सकता है? तो याद रखिएगा इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आपने कोई ऐसा सेट लिखना है जिसके तमाम एलिमेंट्स इसमें आ रहे हों, और इसी का यानी ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट लाजमी हो जो उसमें ना हो। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर आप लिख भी देते हैं ना कि इसके आंसर में आप एम्प्टी सेट ही लिख देते हैं, या मिडल ब्रैकेट्स लगा दें, या यूं एम्प्टी सेट लिख दें, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग ए सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा लाजमी होना चाहिए जो रिजल्ट वाले सेट में ना हो। तो इसका ऐसा है ही नहीं यहां पे, क्योंकि ए है ही एम्प्टी सेट। तो आसान अल्फाज में वाइंड अप करता हूं कि एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सबसेट होता है वो खुद ही एम्प्टी सेट ही, लेकिन प्रॉपर सबसेट कोई नहीं होगा। बाकी हर सेट का प्रॉपर सबसेट कोई ना कोई लाजमी होता है। अगर एक सेट है ए, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? आप एक लिख सकते हैं कम से कम एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्योंकि एम्प्टी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं, लेकिन एक में एक एलिमेंट ऐसा है ए के अंदर 1 जो एम्प्टी सेट में नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन एम्प्टी सेट का अपना कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सरसाइज में भी इसका जिक्र आएगा। तो डेफिनेशन में आते हैं, जरा क्या कहता है आपकी बुक में। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, देन ए इज कॉल्ड या ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इन सच केस उसे यूं लिखा जाएगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इम्प्रॉपर भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दो सेट्स इक्वल हो गए कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है, लेट से 0 1, और बी में भी ऐसे ही है 0 1। अब ए जो है वो बी का सबसेट तो है, लेकिन बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, यानी ए और बी इक्वल हैं। तो अगर ए और बी इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो क्या कहता है? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, उसने आसान बोल दिया, ए बी के इक्वल है, देन ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट फॉलोज दैट एवरी सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यानी आपके पास एक सेट अभी मैंने लिखा 0 1, तो आप कहें ना इसका इम्प्रॉपर बताएं, तो आप यही सेट दोबारा लिख दें। दो सेट्स इक्वल होंगे तो एक दूसरे के इम्प्रॉपर होंगे, लेकिन अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी में कम से कम एक ऐसा है जो ए में ना हो, तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। कौन? ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। नेक्स्ट वन इज द पावर सेट। द पावर सेट ऑफ सेट एस, लेट से हम एस से डिनोट कर लेते हैं एक सेट को, उसका पावर सेट लिखने का तरीका होगा पी ऑफ एस, और वो क्या होगा? दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। लेट से मैं एक एग्जांपल देता हूं, ए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उसमें लिख देता हूं 0 and 1। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं ना, वो हम बना लेते हैं। उसका तरीका ये होगा, हम यहां पे लिखेंगे P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A। सबसे पहला होगा हम लिखेंगे फाई यानी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, याद रखिएगा, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स ऊपर वाले में शामिल है, यानी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले का सबसेट हो गया। उसके अलावा मैं लिखता हूं लेट से 0, ये सबसेट है ऊपर वाले का, क्योंकि 0 है ऊपर वाले में शामिल है। एक और मैं लिखता हूं 1, ये भी सबसेट है ऊपर वाले सेट का, ये 1 ऊपर वाले सेट में शामिल है। और एक मैं लिख सकता हूं 0 and 1,
ये भी सबसेट है ऊपर वाले का, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट में शामिल है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 4 सेट मैंने जो लिखे हैं ये चारों सबसेट्स हैं ऊपर वाले सेट ए के। और अब आप शुरू में ब्रैकेट लगा दें और आप एंड पे ब्रैकेट लगा दें, तो ये लिखने का तरीका है पावर सेट। अब लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ए, बी एंड सी। अब इसे लिखने का तरीका ये होगा पावर सेट ऑफ, लेट्स से चले सेट को बी का नाम दे लेता हूं, तो अब पावर सेट किसका होगा? बी का। ओके, क्या तरीका होगा? सबसे पहले वही एम्प्टी सेट, ये हर एक का सबसेट होता है। उसके बाद ए है तो ए वाला सेट बना दें। उसके बाद बी है, सिर्फ बी का सेट बना दें, ये भी सबसेट है ऊपर वाले का। उसके बाद सी है, इसका भी एक सेट बना दें, ये भी सबसेट है। अब एक एक एलिमेंट्स लिखे अब दो दो करता हूं। मैं ए के साथ बी लिख लेता हूं, तो ये भी ऊपर वाले सेट का सबसेट है। मैं ए के साथ सी लिख देता हूं, ये भी ऊपर वाले का सबसेट है, बी का, इस सेट का। इसी तरह मैं बी के साथ अगर सी लिख दूं तो ये दोनों एलिमेंट्स भी इसी सेट में आ रहे हैं, तो ये भी सबसेट है। दो दो पेयर्स मैंने बना लिए और एंड पे मैं तीनों लिख देता हूं, ए, बी और सी। ठीक है, ये भी सेट बी में आ रहे हैं, यानी ये तीनों एलिमेंट्स यहां पे शामिल हैं। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती थी मैंने बना ली। सबसे पहले मैंने एक एक एलिमेंट बना लिए, उनके सेट्स, फिर मैंने दो दो की बात की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनी, और फिर मैंने तीनों एलिमेंट्स लिखे हैं। और अब आप स्टार्ट में ब्रैकेट लगा दें और आप एंड पे ब्रैकेट लगा दें, तो ये आपका बन जाएगा पावर सेट। अब यहां पे क्वेश्चन है कि पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए। लेट से आपके क्वेश्चन में 3 थे, पावर सेट में कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी में 1 नंबर है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, लेकिन ओवरऑल ये एक एलिमेंट माना जाएगा। ये वाला जैसे ए बी सी, ये एक ही एलिमेंट है। ये बी और सी ये एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। ये एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर कुछ डिजिट्स हैं। ओके, टोटल 8 है। इसका एक फॉर्मूला यूं होता है कि 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें? इन द पावर सेट, 2 रेज टू पावर n। अब जैसे यहां पे कितने एलिमेंट्स है? 3 थे ना, ए बी और सी। सेट बी आपको जो नजर आ रहा है इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होगा 8। ये आपके पास 8 ही आंसर है। ऊपर वाला देख लें, ये जो सेट था इसमें 2 रेज टू पावर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है? 4। तो यहां पे भी देख लें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यानी रिजल्ट में 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई सेट बता दिया जाए। लेट से मैं कहता हूं एक मेरे पास सेट है, मैं यहां पे लिखता हूं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं कहता हूं इसके जो पावर सेट्स हैं उसमें कितने एलिमेंट्स है बता दें। तो बहुत सिंपल होगा, आप लिखेंगे सर 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 का मतलब है 2 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इस तरह 6 दफा लिखें 2 को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 64। यानी इसके 64 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के अंदर। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दें, वो आप इस तरह बता सकते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है सी और उसके अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है ए और बी कॉमा सी, यहां यूं है। ये सेट है जी आपके पास। अब पहली बात है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कुछ बच्चे कहेंगे सर 3, ए बी एंड सी। नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ये पूरा है कॉमा के बाद जो आ रहा है, यानी कॉमा से पहले ए है, कॉमा के बाद ये पूरा एक ही एलिमेंट माना जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा 2 रेज टू पावर 2 वाला, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे पावर सेट के अंदर वो कितने आएंगे? 4। ठीक है, वो कैसे आएंगे वो एक्सरसाइज में हम कर लेंगे। उसी तरह होगा, सबसे पहले हम ए लिखेंगे। लेट से मैं एक आधा कर देता हूं आपको, इसी के अंदर इसका पावर सेट बना देता हूं। सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है? ए। एक तो पहले आएगा ना एम्प्टी सेट, वो मैंने लिख दिया। अब एक सेट बना देंगे ए वाला, मैंने ए के अराउंड ब्रैकेट लगा दी। अब दूसरा कॉपी करता हूं, बी कॉमा सी, पहले मैंने कॉपी किया विद ब्रैकेट्स, अब इसके अराउंड भी ब्रैकेट्स लगा दें। पहले मैंने कॉपी किया, ये ब्रैकेट्स इस नंबर का हिस्सा है,
और फिर मैंने उसके अराउंड ब्रैकेट लगा के सेट बना दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों को कर दिया अलग-अलग, पहले मैंने ए को लिखा, फिर मैंने इसको लिखा। अब दोनों को लिख दें, यानी ए को भी लिख दें और दूसरा क्या है ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा सी और इनके अराउंड ब्रैकेट लगा दें। ये मैंने अब दोनों को भी लिख दिया और अब एट द एंड शुरू में ब्रैकेट लगाएं और एंड पे ब्रैकेट लगाएं। दिस इज द पावर सेट ऑफ सी। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? एम्प्टी सेट है, एक सेट ए है, एक सेट है जिसके अंदर ये सेट बी सी वाला आ रहा है और एक ये पूरा सेट जो क्वेश्चन वाला था सी सेट। तो ये आपका तरीका है पावर सेट लिखने का। मजीद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज में। लास्ट पे हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसकी आगे जाके बात होगी डिफरेंट वो वेन डायग्राम्स में और उन चीजों में 2.23 में, लेकिन फिलहाल जस्ट सुन लें। द सेट विच with which we have to deal are generally subsets of a bigger set। नॉर्मली हम जब काम कर रहे होते हैं हम कुछ सेट्स लेते हैं जो कि किसी बड़े सेट के सबसेट्स होते हैं, तो उस बड़े सेट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9 और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10। 2 सेट्स हैं। चलें, अब इनका यूनिवर्सल सेट एक ऐसा होगा जिसके अंदर इन दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए। यानी लेट से मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट से मैंने ये एक सेट बना दिया। तो यहां पे जरा गौर करें, ए जो है वो सबसेट है यू का और जो बी है वो भी सबसेट है यू का। ए के तमाम एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 इस यू में आ रहे हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 वो भी इस यू में आ रहे हैं, क्योंकि यू 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। सो वी कैन से यू इज द यूनिवर्सल सेट एज कंपेयर टू ए एंड बी। यानी ए और बी जो है वो सबसेट्स हैं इस बिगर सेट यू के, तो यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ये था एक इंट्रोडक्शन हमारा एक्सरसाइज 2.1 से पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है हम बहुत डिटेल में सीख चुके हैं। हम हर सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे और साथ साथ इसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। लेट्स से सबसे पहले हमारे पास सेट है 1 2 3 अप टू 1000। अब इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी? हम यूं ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये मिडल ब्रैकेट्स, हम लिखेंगे x such that x belongs to। अब आप कहेंगे सर x belongs to what? ये जो सेट आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये 1 से लेकर 1000 है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, एंड कहां होते हैं? इंफिनिटी तक। तो हम यहां पे लिखेंगे x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड आगे कंडीशन भी है कि x is less than or equals to 1000। सिर्फ आपको यह कंडीशन बताना लाजमी होगी क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, x is less or equals to 1000 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। लेकिन यह हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो मिनिमम लिमिट बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ, ये जो मैंने लिखा है कि x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स एंड x is less than or equals to 1000, यही आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। सिमिलरली सेकंड की बात करेंगे। सेकंड आपके पास है 0 1 2 से लेकर 100 तक। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी? ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इट मींस ये होल नंबर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि x such that x belongs to होल नंबर, यानी उसको w से रिप्रेजेंट करेंगे एंड आगे वही कंडीशन, मैक्सिमम कितने आ रहे हैं? 100। सो वी कैन से x is less than or equals to 100। अपर लिमिट मैंने शेयर कर दी, लोअर नहीं शेयर की क्योंकि 0 से ही होल नंबर स्टार्ट होते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट वन इज थर्ड जो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। अच्छा, ये प्लस माइनस वाले सारे नंबर जो होते हैं ये हमने इंटीजर्स में पढ़े थे, तो यहां मैं लिखूंगा x such that x belongs to z। z का मतलब है इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी, लेकिन इसमें लिमिट है। ज्यादा से ज्यादा ये 1000 है प्लस वाले और कम से कम ये माइनस में 1000 है। तो यहां पे दोनों लिमिट्स मुझे लगानी पड़ेगी एंड के बाद। मैं यहां लिखूंगा x is less than or equals to 1000 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1000। यूं लिखना होगा आपको, दिस विल बी द आंसर।
इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि आप सेंटर वाली देखें, एक्स लिखा है मैंने, ये एक्स है, तो यहां से लेस देन बोलेंगे क्योंकि एक्स के बाद ये जो शेप है ये क्लोज है, एक्स इज लेस और इक्वल टू 1000, और इस तरफ देखेंगे तो एक्स की तरफ ये ओपन है, तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -1000, ठीक है। और ये एक तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट जो आपके पास आ रहा है ये माइनस में है सारे नंबर, जीरो के साथ -1, -2, -3, ये भी आपके पास इंटीजर्स हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स है। कितने हैं? जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं? -500 तक। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा सेट बिल्डर नोटेशन में? वही x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, एंड अब वही कंडीशन, x ज्यादा से ज्यादा कितना है? तो x इज लेस और इक्वल्स टू 0, और कम से कम कितना है? ग्रेटर और इक्वल्स टू -500। ज्यादातर यही तरीका होता है, जो ज्यादा वाली लिमिट होती है उसको राइट साइड पे लिख दिया जाता है और जो कम वाली है लेफ्ट साइड पे। ये कोई रूल नहीं है, आप इसको यूं भी कह सकते थे, x यहां पे यूं लिख दें ग्रेटर और इक्वल्स टू -500, और फिर इसी तरह का साइन यहां पे आएगा x इज लेस और इक्वल्स टू 0, आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन रिवर्स हो जाता है। बहरहाल ये जो मैंने लिखा है आपके सामने है, इसमें क्या बताया जा रहा है, अगर हम इसे रीड करना चाहें तो दरमियान में x है, दिस इज लेस और इक्वल्स टू 0, मतलब 0 और 0 से लेस हैं तमाम नंबर्स, और मिनिमम कितना है? -500 या उससे ज्यादा, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -500। x ग्रेटर क्यों बोला मैंने? क्योंकि x की तरफ ये मैंने शेप ओपन की हुई है, ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये वाला साइन, दिस इज x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -500, मतलब 0 से लेकर -500 वाले तमाम इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे। दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट वन, ये 100 से लेकर 400 तक आ रहे हैं, 100 के बाद 101 है, 102 है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, लेकिन 100 से शुरू होते हैं अप टू 400 जाते हैं। तो लिख लेते हैं x such that x belongs to, यहां पे मैं लिख दूंगा नेचुरल नंबर्स n, एंड x is less than or equals to 400 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 100, यानी 100 से लेकर 400 तक तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स यहां पे कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये -100 से शुरू हो रहे हैं, -100 है, -101, -102, नीचे को जाता है और -500 तक। अब ये कौन से नंबर होंगे? नेगेटिव में जो नंबर होते हैं उनको इंटीजर्स में शामिल किया जाता है। सो वी कैन से दिस इज x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कितना नंबर है जी? ज्यादा से ज्यादा -100 है, तो x इज लेस और इक्वल्स टू -100 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू -500, यानी -100 से लेकर नीचे की तरफ जाएं तो -500 तक जो नंबर्स होंगे, इंटीजर्स जो होंगे, वो सारे इसमें आ जाएंगे। सो दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। नेक्स्ट वन मैंने आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि ये 4 सिटीज के नेम्स हैं, ये चारों कैपिटल्स हैं, लाहौर, पेशावर, कराची एंड कोयटा, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन में कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा, सिंपल हम लिख देंगे x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सिंपल ये तरीका है लिखने का, क्योंकि ये कोई प्रॉपर सेट नहीं है उस तरह 1 2 3 की फॉर्म में जिसे आप नाम दे सकें। सेम अगले में भी देख सकते हैं आपके सामने, इसमें भी 3 उसने मंथ लिखे हुए हैं, जुलाई है, जून है और आपके पास पहले जनवरी है। ये 3 मंथ ऐसे हैं जो तीनों जे से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने भी यही स्टेटमेंट लिख दी है, x such that x is a month of the calendar year begin with J। इसके अलावा और कोई ज़हन में पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि इसमें भी कोई प्रॉपर 1 2 3 की फॉर्म में नहीं है कि आप ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर कह सकें। सो सिंपल ये तरीका है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए यहां पे एक सेट मैंने लिखा हुआ है नीचे, ये जस्ट वैसे ही बताने के लिए लिखा है मैंने ओ के बारे में। ओ जो है ना, ये बेसिकली ये ऑड इंटीजर्स को कहा जाता है, जिसमें +-1, +-2, +-3 सारे आते हैं। लेकिन इसका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा है ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव आते हैं सिर्फ। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर जो हैं, जो ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें +- सारे आते हैं, लेकिन यहां पे वो सिर्फ पॉजिटिव की डिमांड कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसमें फिर आप सेट बिल्डर नोटेशन में इसी तरह लिख देंगे x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस जहां पे कोई सिंबल नहीं है वहां पे स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आप लिख सकते हैं उसका रिजल्ट। वेरी सिंपल।
नाउ नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स ये लिख सकता हूं मैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू q। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ, तो यही आपका रिजल्ट होगा। कोई कंडीशन नहीं है कि कहां से कहां तक, ऑल रैशनल नंबर ये सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो लिख लेते हैं भाई, सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, एंड कंडीशन है बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के दरमियान, यानी इसमें 1 भी शामिल नहीं है 2 भी शामिल नहीं है। तो मैं लिखूंगा x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। इसमें इक्वालिटी नहीं बीच में मैंने रखी क्योंकि 1 और 2 शामिल नहीं है, और 1 और 2 के दरमियान बेशुमार नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स की बात हो रही है, 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.01, 1.001, 1.0001, जितने मर्जी इनफाइनाइट नंबर्स है यहां पे आ सकते हैं दरमियान में। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीका है। यहां से एक और चीज हमें क्लियर होती है कि वो सेट्स जिसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे रियल नंबर्स को मैं नहीं लिख सकता कि 1 के बाद क्या आना है, लेकिन उसकी ये सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास है जिसमें हम इसको यूं रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये लास्ट एरिया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 अप टू 1000। तो पहले तो लिखते हैं ना इंटीजर्स का मतलब क्या है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स का मतलब है z से शो करेंगे, और आगे कंडीशन है बिटवीन -100 एंड 1000, यानी x जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 से लेस होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा यहां पे लेस देन 1000, और ग्रेटर देन क्या है -100। इसका एक ये तरीका है, यानी -100 और 1000 के दरमियान ये सारे आ जाएंगे। इसमें -100 शामिल नहीं है और 1000 भी नहीं है। इसका एक और भी तरीका है, मुझे इंटीजर्स का पता है, 1000 से लेस नंबर क्या होता है 999, साथ इक्वल लिख दें, और यहां -100 से बड़ा नंबर क्या होता है -99, और साथ इधर भी इक्वल लगा दिया। ये नीचे वाला तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर है ऊपर वाला ही करें, क्योंकि जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वही हमने आंसर में ले आए। उसने बिटवीन बोला था यहां पे, इस वजह से मैंने इक्वालिटी नहीं रखी बीच में, और वही दो लिमिट्स लगा दी, एक -100 वाली और एक 1000 वाली। ठीक है, और यहां पे मैंने इक्वल का साइन मेंशन नहीं किया। ठीक हो गया, इक्वल का साइन हमने मेंशन नहीं किया। उसकी रीजन ये थी कि बिटवीन, अगर वो कहता है फ्रॉम -100 टू 1000, तो फिर मैं इक्वल का साइन लगाता, क्योंकि उसमें फिर दोनों शामिल होते। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सेट बिल्डर नोटेशन में हर क्वेश्चन को लिखना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अभी आपके सामने ना सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, और आपने इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी सिंपल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस और इक्वल टू 10, यानी 10 और 10 से छोटे नेचुरल नंबर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। यहां लिख देता हूं सेट ऑफ फर्स्ट 10, यहां पे 10 आप स्पेलिंग की फॉर्म में चलें लिख लें, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, यानी पहले 10 नेचुरल नंबर ये बनते हैं। और इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, पहले 10 का मतलब है 1 से लेकर 10 तक, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 10। दिस इज द टेबुलर फॉर्म। वेरी सिंपल, हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बता दी और टेबुलर फॉर्म भी बता दी। सेकेंड पार्ट में भी नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये x इज लेस देन 12 है और ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 से ज्यादा और 12 से कम। तो 4 से ऊपर नेचुरल नंबर क्या होता है 5। अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये क्या बनेगा 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 नहीं आ सकेगा क्योंकि उसने कहा x इज लेस देन 12, यानी 12 और 4 के दरमियान वाले नेचुरल नंबर्स आ गए। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, यानी 4 और 12 के दरमियान वाले तमाम नेचुरल नंबर्स हम लिख सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट वन,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, जेड का मतलब है इंटीजर्स, और एक्स जो है वो -5 से लेकर +5 के दरमियान है, यानी एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। तो -5 से बड़े और 5 से छोटे कौन से होंगे, पहले हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो -5 से बड़ा होगा -4, -3, -2, -1 एंड 0। इसी तरह और ऊपर जाते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 से छोटे लिखने थे, तो ये हमने इंटीजर्स लिख लिए -4 से लेकर +4 तक। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड -5, या बिटवीन -5 एंड 5 भी आप कह सकते हैं, -5 एंड 5, यूं आप इसको इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई का मतलब है इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स कहा जाता है इन्हें। और क्या कहते हैं, कंडीशन है एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी 4 इसमें आ सकता है, एंड ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़े होंगे और 4 या 4 से छोटे। तो 2 और 4 तक अगर हम देखें, इवन नंबर्स की बात करें तो 2 इवन है और उससे ऊपर 4 ही होता है इवन, लेकिन 2 शामिल नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ यहां पे इक्वालिटी नहीं आ रही बीच में, x इज ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से बड़ा कौन सा होगा इवन नंबर, आप कहेंगे सर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 4 होगा क्योंकि 4 के साथ इक्वल आ रहा है। अगर 4 के साथ भी इक्वल ना होता यहां पे तो फिर आंसर होता है इसका एम्प्टी सेट। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, हम सिंपल लिख देंगे कि सेट ऑफ क्या लिखेंगे, बेसिकली इवन नंबर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब ये इसके दो तरीके हैं लिखने के। लेट्स से आप कहते हैं कि सर इसमें कैसे रीड करेंगे, बिटवीन 2 एंड 4 तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 4 शामिल है, 2 नहीं है। तो मैं यहां पे यूं लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, आप यूं लिख लें बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के दरमियान इंटीजर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 आंसर में आ गया। बेशक क्वेश्चन के अंदर 6 का वर्ड नहीं बोला, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया बेसिकली 2 एंड 6 के दरमियान क्या होगा, 2 शामिल नहीं है, 6 भी नहीं है, तो दरमियान में क्या शामिल हो जाएगा, 4, और 4 के साथ इक्वल भी आ रहा है। ये तरीका होगा बेस्ट इसका आंसर लिखने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो किसी पे डिवाइड नहीं होते अपने अलावा, ये 2, 3, 5, 7, 11 ये होते हैं, अप टू आगे चलते हैं। तो उसने कहा x इज लेस देन 12, यानी 12 से छोटे आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, सिंपल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 पे डिवाइड होता है, और 11 ये आपका रिजल्ट होगा। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, सिंपल यही रिजल्ट होगा आपका। यहां पे लिख देते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लेस देन 12, लेस देन 12, सिर्फ उसने ये कंडीशन बताई थी 12 से छोटे, वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट वन आपके पास क्या आ रहा है, ओ क्या है जी, ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स भी इसे कहा जा सकता है। और उसने कहा 3 और 12 के दरमियान, वैसे 12 ऑड नंबर तो नहीं होता, बहरहाल 3 और 12 के दरमियान ऑड नंबर्स क्या है, यानी x इज लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन 3, क्या होगा, 3 से ऊपर जाए 5 है, 5 से ऊपर जाए 7 है, 9 है और 11 है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म में यहां पे लिखता हूं, 5 आ सकता है, 7, 9 और 11, ये ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो 3 और 12 के दरमियान आ रहे हैं। सो वी कैन से सेट ऑफ odd integers between 3 and 12, 3 and 12, अगर 3 and 13 भी होता ना तब भी यही आंसर था क्योंकि तब भी 11 तक बात होनी थी। ओके, नेक्स्ट वन इज इवन इंटीजर्स, ई की बात हो रही है और ये 4 से 10 तक आ रहे हैं क्योंकि 4 और 10 दोनों के साथ इक्वालिटी है, x इज लेस और इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 4। तो 4 से लेकर 10 तक सारे इवन नंबर्स आप लिख सकते हैं, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। इवन क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो यहां पे इसी तरह मैं लिख देता हूं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन
इंटीजर्स, यहां पे ये नहीं लिखेंगे बिटवीन, यहां लिखेंगे फ्रॉम 4 टू 10। मैंने फ्रॉम का वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि 4 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो 4 से लेकर 10 तक सारे के सारे इंटीजर्स कौन से? इवन इंटीजर्स इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अगेन आपके पास क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं, लेकिन एक्स इज लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 4 है। इक्वालिटी नहीं है, मतलब 4 और 6 के दरमियान कौन सा इवन नंबर होगा? ई का मतलब इवन है ना, तो कौन सा इवन नंबर 4 और 6 के दरमियान होगा? आप कहेंगे सर कोई भी नहीं है 4 और 6 के दरमियान, तो इसका रिजल्ट होगा एम्प्टी सेट। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, यानी 4 और 6 के दरमियान इवन इंटीजर्स लिखें, तो कोई भी नहीं है तो हम एम्प्टी सेट अपने रिजल्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट वन आपके पास है ऑड नंबर्स, यानी ऑड इंटीजर्स। कहां से कहां तक है? 5 के साथ भी इक्वलिटी है, उधर 7 के साथ भी है, मतलब 5 और 7 के दरमियान, और ये दोनों भी शामिल है। आपने ऑड नंबर लिखने हैं, तो 5 और 7 तक देखें तो 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, और कोई नहीं बनता इनके दरमियान। तो ये टेबुलर फॉर्म है 5 एंड 7, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यही लिख देते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 टू 7। फ्रॉम क्यों बोला है? क्योंकि 5 और 7 दोनों के साथ इक्वल शामिल है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन 10th पार्ट, यहां पर भी आपके पास है ऑड इंटीजर्स हैं, लेकिन इस दफा 5 शामिल है लेकिन 7 नहीं है, क्योंकि 7 से लेस है। तो इसमें आंसर आपका सिर्फ 5 होगा, क्योंकि 5 और 7 के दरमियान वाले लिखने थे। 5 शामिल है लेकिन 7 नहीं है, तो इसका रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहां पे लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? अब इसमें 5 शामिल है लेकिन 7 नहीं है। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, मैं कहता हूं बिटवीन 3 एंड 7। अब मैंने 3 नीचे रख दिया, मैंने 3 और 7 के दरमियान बोल दिया, तो 3 और 7 के दरमियान ऑटोमेटिकली 5 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। मैंने 5 क्यों नहीं बोला? बिटवीन 5 एंड 7 क्यों नहीं कहा? क्योंकि 5 शामिल है। मैंने फ्रॉम 5 एंड 7 क्यों नहीं कहा? क्योंकि 7 शामिल नहीं है। फ्रॉम 5 टू 7 का मतलब है 7 भी शामिल है। तो मैंने ऐसे दो लगा दिए नंबर जो दोनों शामिल नहीं है, नीचे से 3 ऊपर से 7 और दरमियान में 5 इंक्लूड हो गया, जो टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने इस तरह भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वन, और यही आंसर जो मैंने अभी लिखा है ना बिटवीन 3 एंड 7, ये आंसर आपकी बुक में गलत है। उसने एम्प्टी सेट लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में। एम्प्टी सेट तब बनता अगर यहां पे 5 के साथ भी इक्वल ना होता। इस जगह पे यहां पे इक्वल है, इसका मतलब 5 शामिल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहां पे अगर हम देखें, अब 2 मिनट के लिए सोचें, नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब कोई भी नंबर जो x है, आप 1 2 3 4 कुछ भी रखें और उसमें आगे 4 ऐड करें, आपका आंसर कभी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एनी नेचुरल नंबर +4 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती किसी नेचुरल नंबर के ऊपर। यानी कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लें x की जगह और उसमें 4 ऐड करें, आंसर 0 नहीं आ सकता। तो इसकी टेबुलर फॉर्म में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आपका आंसर आएगा। हाँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिख देता हूं लाइन जो भी क्वेश्चन की है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग, यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को x + 4 इक्वल्स टू 0। तो मैंने यूं लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाइंग x + 4 इक्वल्स टू 0। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा है? x। यहां पे लिख देता हूं मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर x विच इज सेटिस्फाई x + 4 इक्वल्स टू 0। लेकिन टेबुलर फॉर्म में आंसर इसका एम्प्टी ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और आगे कहते हैं x² इक्वल्स टू 2। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचें, अगर x² इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी? आप अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, और ये अंडर रूट 2 जो है, जो x की वैल्यू आ रही है,
और अंडर रूट 2 हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये रैशनल नंबर तो होता ही नहीं है, ये तो इररेशनल है। तो यहां पे उसने कहा एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल आ जाए। तो इसका आंसर भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। हाँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि क्यू उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहां पे क्यू यूज किया है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या रैशनल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन इसका रिजल्ट टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू एक्स। यहां पे अगर हम देखें तो रियल नंबर सारे के सारे अपने इक्वल होते हैं, तो इसके आंसर में क्या होगा, टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में आर लिख देता हूं। यहां आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहां लिख देता हूं सेट ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग, जो भी इक्वेशन उसने कही है वो लिख दें, एक्स इक्वल्स टू एक्स, और टेबुलर फॉर्म में जस्ट मैं आर लिख सकता हूं, आर का मतलब है ऑल रियल नंबर्स, सिंपल, क्योंकि रियल नंबर्स में 1 2 3 की फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता, तो जस्ट मैंने आर लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल हो, कोई भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जीरो होता है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। 4 क्या है वो -4 के इक्वल नहीं हो सकता, 7 क्या है वो -7 के इक्वल नहीं हो सकता, -2 +2 के इक्वल नहीं हो सकता, कोई नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन जीरो का चूंकि कोई साइन नहीं होता, आप उसे +0 लिख दें या -0 लिख दें, डजंट मैटर, तो जीरो जो है वो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, तो इसका आंसर जस्ट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही रैशनल नंबर बनेगा, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सेटिस्फाइंग, जो भी उसने लिखा हुआ है, सेटिस्फाइंग, सेट ऑफ रैशनल नंबर कौन सा है, एक्स, सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपकी हो गई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन कहता है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। क्या कोई नंबर अपने इक्वल, ऐसा हो सकता है कि अपने इक्वल ना हो, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो हर नंबर अपने इक्वल होता है। हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ठीक है, तो इसका आंसर में एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने इक्वल ना हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर कह लें, चलें, एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। ये मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, और इसकी टेबुलर फॉर्म में मैंने रिजल्ट क्या लिखा, एम्प्टी सेट। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, यानी एक्स रैशनल नहीं है। देखें, रियल नंबर हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था, रियल नंबर जो है उसमें रैशनल और इररैशनल दोनों का कंबाइंड आ जाता है रिजल्ट, दोनों कंबाइंड करें। अब अगर आपके पास रैशनल नहीं है, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, तो फिर क्या बचेगा, इररैशनल। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सिंपल आपके पास इररैशनल नंबर्स आएंगे, यानी ऐसे रियल नंबर जो रैशनल ना हो, मतलब वो क्या होंगे फिर, इररैशनल। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूंगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, विच आर नॉट रैशनल, यानी ऐसे रियल नंबर जो रैशनल ना हो, ऑब्वियसली वो फिर क्या होंगे, इररैशनल। ठीक हो गया, तो यूं हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन 3।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट, यानी कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है। हम स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। सबसे फर्स्ट देखें, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बंदा गिन नहीं सकता ना, 40 50 30 20 कुछ भी हो सकते हैं। सो दिस विल बी फाइनाइट, तो ये रिजल्ट क्या होगा, फाइनाइट, तो ये फाइनाइट है। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान में कितने स्कूल्स हैं, ऑब्वियसली हर कंट्री के अंदर जो स्कूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ स्कूल्स रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो 5000 6000 यानी वो गिने जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इनफाइनाइट नहीं है ये। तो ये रिजल्ट भी आपका क्या होगा, फाइनाइट, फाइनाइट यानी लिमिटेड है। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। तो 3 और 10 के दरमियान नेचुरल नंबर क्या होंगे, 4 5 6 7 8 9, ये भी फाइनाइट है, तो क्या आप गिन सकते हो इजीली। नेक्स्ट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। 3 और 10 के दरमियान रैशनल नंबर नहीं आप गिन सकते, ये इनफाइनाइट है। उसकी वजह यह है कि रैशनल नंबर्स में तमाम रेशियो वाली टर्म्स भी आ जाती हैं, तो 3 और 10 के दरमियान 3 पॉइंट समथिंग भी आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, सो दिस इज इनफाइनाइट, ये हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 0 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग, 0.00 समथिंग। सो यहां पर भी आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर्स हैं ये भी। नेक्स्ट वन, 6 वाले की बात करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर भी बहुत से आ सकते हैं, 0 पॉइंट समथिंग में बेशुमार नंबर है, तो यहां भी रिजल्ट क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के दरमियान होल नंबर कोई भी नहीं है, यानी इसका आंसर एम्प्टी सेट है, मतलब कोई नंबर नहीं है, और कोई नंबर ना होने का मतलब है 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट है, हमें पता है 0 फाइनाइट होता है, यानी ये लिमिटेड है, फाइनाइट। इनफाइनाइट वो होता है जिसको आप काउंट ही ना कर सको। ओके, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ द ट्री इन पाकिस्तान, ये ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगा, ये आपकी बुक में आंसर गलत लिखा हुआ है, इसको फाइनाइट कहा हुआ है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि कम से कम आप ये पत्ते दरख्तों के नहीं गिन सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, पावर सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का पावर सेट लेंगे तो कितने पावर सेट आएंगे, नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड नंबर है, और पावर सेट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 2 रेज टू पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 की पावर n, n अगर 7 होगा 5 होगा फिर तो लिमिटेड आंसर आ जाएंगे, लेकिन n ही अनलिमिटेड है, तो 2 रेज टू पावर अनलिमिटेड, तो आंसर भी क्या होगा, अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड नंबर्स होंगे ये रिजल्ट में भी। नेक्स्ट वन, पावर सेट ऑफ ए बी सी, ये 3 नंबर है, तो इसका पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 होंगे, तो ये आपका फाइनाइट में आएगा, ये लिमिटेड आपका रिजल्ट आ रहा है, फाइनाइट। नेक्स्ट जो सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो आपके सामने ये एंड नहीं हो रहा, तो ये इनफाइनाइट है, अगर एंड हो जाता तो फाइनाइट होता। नेक्स्ट वन, 1 2 3 से लेकर आपके पास ये नंबर है आगे, जो भी नंबर है 1 के आगे 3 और 2, 8 जीरोस आ रहे हैं। अब 8 जीरोस की अगर हम बात करें तो क्या बनता है, बेसिकली ये कोई 100 मिलियन या 10 करोड़ कह ले वो बनेगा, लेकिन है लिमिटेड है, एंड हो रहा है, तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब वही होता है जो एंड हो जाए, जिसको आप काउंट कर सकें एटलीस्ट, फाइनाइट। नेक्स्ट वन, कहते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता, हमने भी पढ़ा है इससे पहले, कोई नंबर अपने इक्वल ना हो, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किस में आएगा, फाइनाइट में या इनफाइनाइट में, तो आप कहेंगे सर फाइनाइट में, क्योंकि उसमें सॉरी फाइनाइट लिखना है यहां पे, इनफाइनाइट में तो अनलिमिटेड नंबर आते हैं, तो यहां पे फाइनाइट आएगा। उसकी रीजन क्या बोली, दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि इसका आंसर एम्प्टी सेट है, इसका हमने भी पढ़ा है इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, एम्प्टी सेट में 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 0 क्या होगा, फाइनाइट, यानी कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 16, एक्स माइनस 16 सॉरी, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 16, अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 16 को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 16 है, आप अंडर रूट ले लेंगे, एक्स आ जाएगा इधर 16 का अंडर रूट 4 और साथ -1 का अंडर रूट आयोटा, हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, 4 आयोटा एक ही नंबर आ रहा है जी हमारे पास, तो एक ही नंबर आएगा तो रिजल्ट क्या होगा, फाइनाइट, सिंपल, हमने इसको चेक कर लिया। नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 है, तो इसका अंडर रूट लेंगे हम
तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू √5 आ जाएगी, प्लस माइनस दो ही नंबर आएंगे, एक प्लस √5 और एक माइनस √5। तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, क्योंकि सिर्फ दो नंबर इसमें आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। वैसे तो दोनों में देखें, अगर √5 हो या माइनस √5 हो, वो दोनों रैशनल नंबर नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, आप कह सकते हैं लेट से सर इसका आंसर आएगा, मैं यहां पे कर देता हूं, x² इक्वल्स टू 5 है, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस √5। अब ये √5 जो है ना, ये दो नंबर आ रहे हैं प्लस और माइनस, लेकिन ये रैशनल नहीं है। उसने क्यू की बात की थी, रैशनल नहीं है, तो इसका आंसर फिर एम्प्टी सेट होगा, लेकिन एम्प्टी सेट भी फाइनाइट में ही आता है, तो रिजल्ट इसका फाइनाइट है बहरहाल। नेक्स्ट वन बात हो रही है x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर 0 और 1 के दरमियान बेशुमार है, क्योंकि रैशनल नंबर में वो फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारे आ जाते हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान हम रैशनल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते। तो यूं हम लोगों ने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में बता दिया कि कौन कौन से रैशनल फाइनाइट हैं और कौन कौन से इनफाइनाइट हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आप दो दो प्रॉपर सबसेट लिख दें। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं और साथ साथ कॉन्सेप्ट बता देता हूं। लेट्स से फर्स्ट पार्ट है, उसके टू प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, इसमें ए बी सी है। लेट्स से मैं कहता हूं इसका एक सबसेट लिख देता हूं ए, और दूसरा मैं एक कह लेता हूं लेट्स से बी एंड सी। दो लिख दिए मैंने। वैसे इसके बहुत से बन सकते हैं। अगर इसके पावर सेट्स की बात करें तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 2⁻³ मतलब 8 सबसेट्स बन सकते हैं इसके। लेकिन उसमें से एक सबसेट ऐसा होगा जो कि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। लेट्स से अगर आप कहना सर इसके आंसर में क्या ये आ सकता है, ए बी सी ये सारे का सारा आ सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सबसेट तो होगा इस क्वेश्चन का, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सेट अपने इक्वल रख दिया जाए तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, वो प्रॉपर नहीं होता। क्योंकि प्रॉपर की डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो दो सेट, यानी एक सेट, लेट से मैं लिखता हूं एक सेट है ए, वो आपके पास है 1 and 2, और एक सेट है बी, वो मैं लिखता हूं 1 2 and 3। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहां पे एक और चीज है कि बी का एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है जो ए में नहीं आ रहा, ए में नहीं आ रहा, तो इसकी बेस्ट कंडीशन होगी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। ये प्रॉपर की कंडीशन होती है। लेकिन अगर इसमें भी 1 2 होता, बी में भी 1 2 होता, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी के अंदर हो और ए में ना हो। तो बहरहाल ये हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया था। तो प्रॉपर सबसेट लिखते हुए सिर्फ आपने वही सेट रिपीट नहीं करना, बाकी उसके अलावा उसके कोई भी सबसेट आप लिख सकते हैं। मैंने दो लिख दिए कोई से। नेक्स्ट वन में 0 and 1 है, इसके दो प्रॉपर सबसेट लिख देता हूं। लेट से आप एक 0 लिख दें और एक 1 लिख दें, दोनों नहीं आएंगे। नेक्स्ट वन में नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। आप इसमें जो मर्जी लिख लें, कोई से दो लिख लें, 1 लिख लें, 2 लिख लें। चले मैं थोड़े बड़े लिख देता हूं, मैं कहता हूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और दूसरा मैं लिख देता हूं ऑड नंबर्स इवन लिख देता हूं, आप 2 4 6 एंड सो ऑन। ये दोनों सेट जो हैं ये इसके सबसेट हैं और प्रॉपर सबसेट्स भी हैं, क्योंकि मैंने पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखा। आप इसे छोटे भी बना सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि सर सिर्फ मैंने 1 लिख दिया, सर मैंने सिर्फ 7 लिख दिया। इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। बस ये पूरा सेट खुद नहीं लिखना आपने नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट वन इंटीजर में है, यहां पे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, आप कोई भी लिख दें। लेट से यहां पे भी मैं लिख देता हूं, एक मैं नेचुरल नंबर्स लिख देता हूं होल नंबर लिख देता हूं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने ये सारे लिख दिए। और दूसरा इसके अलावा कोई और सेट बना लें। लेट से मैं नेगेटिव वाले लिख लेता हूं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इट्स अप टू यू। कोई से दो मैंने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, पूरे का पूरा नहीं आएगा, जेड नहीं आ सकता। यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन सारा नहीं लिखना आपने। उसके अलावा दुनिया जहान के जितने मर्जी आपके ज़हन में इसमें से नंबर आ रहे हैं आप वो लिख दें। नेक्स्ट वन रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे लेट से मैं कह देता हूं n का मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे रैशनल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सारे फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, 1/1 2/1 3/1।
अब लेट से आप कहते हैं सर होल नंबर्स, तो होल नंबर होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर सारे का सारा रैशनल नंबर के अंदर आ सकता है, लेकिन सारे रैशनल नंबर नहीं है ये, क्योंकि रैशनल नंबर में आपके पास फ्रैक्शन वाले भी आते हैं। तो इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसी तरह होल नंबर जो है ये सेट भी उसका सबसेट है। तो ये आप रिजल्ट लिख सकते हैं। मैंने सारे रैशनल नंबर लिखना पॉसिबल भी नहीं है वैसे भी, और ना मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट आपके पास रियल नंबर है, इसके दो प्रॉपर सबसेट्स है। लेट से मैं एक कहता हूं रैशनल नंबर और एक मैं कहता हूं इररेशनल नंबर, मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, दोनों मिलाएंगे तो रियल नंबर बनता है। दोनों रियल नंबर्स के क्या है, बेसिकली वी कैन से प्रॉपर सबसेट। तो आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं मैंने एक नंबर लिख दिया 1 2 3, एक नंबर मैंने एक सेट और लिख दिया -2 -4 एंड -6। ये रियल नंबर्स ही हैं सारे, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिखें, इसमें कोई आपका गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन आपके पास है होल नंबर्स, W लिखा हुआ है उसने, तो होल नंबर के दो प्रॉपर सबसेट बना लें। लेट से मैं कहता हूं होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, यहां तक मैंने लिखा, और एक और लिख देता हूं। लेट से मैं कुछ और, लेट से मैं नेचुरल नंबर सारे लिख देता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं यूं भी कह सकता हूं, क्योंकि इसमें 0 नहीं लिखा मैंने, होल नंबर्स मैंने रिपीट नहीं किए। उसके अलावा उससे छोटा जो भी सेट बनता है आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन 8th पार्ट जो है, इसमें क्या कहता है, रैशनल नंबर्स हैं और x क्या है, 0 से ज्यादा है और 2 या 2 से कम है। 0 और 2 के दरमियान, 0 से बड़ा और 2 से या 2 से छोटा, 2 के इक्वल भी हो सकता है। लेट से मैं कहता हूं सर मैंने 1 लिख दिया, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 1 आएगा रैशनल नंबर। लेट से आप कहते हैं सर आपने 1.5 लिख दिया, या चले मैं 2 लिख देता हूं, आसान चीजें लिखता हूं, ये मैंने लिख दिया, ये भी है। ठीक हो ना, तो आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। एक और लिख दें, मैं लिख देता हूं एम्प्टी सेट 5 लिख देता हूं, या एम्प्टी सेट लिख देता हूं। तो एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है ना, हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट लिख सकते हैं हम। तो इस तरह इसमें आपके आंसर वेरी कर सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। उसकी रीजन है कि बहुत सी ऑप्शंस हमारे पास हैं, कुछ भी मैंने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट हो ही ना। यस, ऐसा पॉसिबल है। जो 5 है ना, एम्प्टी सेट जो है, इसका कोई सबसेट नहीं होता, इट हैज नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि 5 जो है ना एम्प्टी सेट है, ये अपना सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर तो होने के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी ना। लेट से मैं लिखता हूं 5, तो क्या ये अपना प्रॉपर सबसेट होगा, आंसर विल बी नो, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन है कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में आने चाहिए, लेकिन दूसरे का कम से कम एक पहले में नहीं आना चाहिए। तो 5 बेसिकली इज वी कैन से इम्प्रॉपर, 5 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी अपना इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर का मतलब होता है दो सेट जब इक्वल हो जाते हैं, तो 5 5 के इक्वल हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, कोई और सेट होता है, लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है जस्ट 1, तो इसका सबसेट क्या हो सकते हैं, इसका सबसेट एक हो सकता है एम्प्टी सेट और दूसरा 1, लेकिन ये 1 प्रॉपर में नहीं आ सकता क्योंकि 1 तो इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब है 1 का प्रॉपर सबसेट ये बनाया जा सकता है एम्प्टी सेट। तो इसका अगर एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसका एक ही प्रॉपर सबसेट होता है जो कि एम्प्टी सेट होता है, लेकिन एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता क्योंकि उससे छोटा कोई सेट है ही नहीं हमारे पास। तो एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। इसमें अगर हम फर्स्ट सेट देखें और सेकंड देखें, क्या डिफरेंस है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो उसमें आपके पास A एंड B दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो वी कैन से इट हैज 2 एलिमेंट्स। इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक नंबर कौन सा है A और दूसरा कौन सा है B। लेकिन अगर हम दूसरे सेट की बात करें तो उसमें सेट के अंदर ये आपके पास लिखा हुआ है A एंड B इज इन द सेट, और सेट के अंदर जो चीज आती है वो सारा का सारा ये सेट के अंदर फर्दर आ रहा है, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होता है। सो दिस हैज ओनली 1 एलिमेंट, दिस हैज 1
एलिमेंट, और वन एलिमेंट कौन सा है, क्या वो ए बी है, नहीं, वो ए बी ये ब्रैकेट्स में ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अराउंड आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये सेट वाली ब्रैकेट्स हैं और उसके दरमियान जो है ये मिडिल ब्रैकेट्स, ये एक ही एलिमेंट सारा कंसीडर होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ऊपर वाला जो है उसमें दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और नीचे वाला सिंगलटन सेट है उसमें एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है, ब्रैकेट्स में ए कॉमा बी, एक ही एलिमेंट बनता है ये। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर सेट वाले सिंबल्स के अंदर मजीद सेट वाले सिंबल्स आ जाएं तो फिर उनके अंदर एलिमेंट जितने भी आपको लिखे हुए नजर आए वो सारे मिलके एक ही एलिमेंट माना जाएगा, बिकॉज ये ओवरऑल एक एलिमेंट है। जैसे लेट से आपके पास यूं लिखा हुआ है, एक नंबर है ए और फिर आगे यूं लिखा हुआ है बी एंड सी, और ये सेट का सिंबल क्लोज है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्या 3 होंगे, आंसर विल बी नो। इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, एक इसमें ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी सी विद ब्रैकेट्स, यानी इसमें एक एलिमेंट है ए और दूसरा क्या है, बी कॉमा सी ब्रैकेट्स, यूं ये 2 एलिमेंट्स माने जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ए एंड दिस इज द सेकंड एलिमेंट बी एंड सी इन ब्रैकेट्स, यानी एक ही एलिमेंट है ये। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स, कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। फर्स्ट देखते हैं, क्या ये दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, इसमें 1 और 2 आ रहा है, उसमें भी 1 और 2 है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए और एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए, इसमें भी 1 2 है उसमें भी 1 2 है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू मानी जाएगी। नेक्स्ट वन कहते हैं 5 इज द सबसेट ऑफ दिस, याद रखिएगा एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ट्रू। तीसरे पे गौर करें, कहते हैं क्या ये वाला सेट जो है ये इसका सबसेट है, नॉर्मली बच्चे को देखने में लगेगा हाँ सर ए आ रहा है उसमें, लेकिन जरा गौर करें पहला सेट इसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि है ए, यानी अगर हम फर्स्ट की बात करें उसमें एलिमेंट ए है, लेकिन जो यहां पे लिखा हुआ है उसके अंदर एलिमेंट ए नहीं है, उसके अंदर एलिमेंट यूं ब्रैकेट के अंदर ए है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या ये फर्स्ट वाले के यानी ये एलिमेंट उसमें आ रहा है, तो आप कहेंगे सर नहीं आ रहा, क्योंकि आ रहा होता तो सिर्फ ए लिखा होता, ये ब्रैकेट्स में ए है, ये मिलके एक एलिमेंट बन रहा है, और इधर एलिमेंट सिंपल ए है उधर ब्रैकेट्स में ए है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है कि ये पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स यानी ए जो है ये दूसरे में नहीं आ रहा, दूसरे में ए है ही नहीं, दूसरे में ब्रैकेट्स के अंदर ए आ रहा है जो कि डिफरेंट चीज है, याद रखिएगा। सो दिस इज फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट वन, यहां पे कहता है सेट ए जो है दिस इज बिलोंग्स टू दिस, अब बिलोंग्स टू का डिफरेंस है, ये फर्क है, ये ट्रू है। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये पूरा सेट उसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जैसे मैंने यहां पे लेट से मैं लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू, यहां मैं लिख दूं सेट के अंदर 2, यस 2 बिलोंग कर रहा है उस सेट के अंदर वाली चीज से। इसी तरह अगर यूं लिखा हुआ है ए और यहां पे भी यूं लिखा हुआ है सेट के अंदर वही चीज है, पूरा सेट ए लिखा हुआ है, तो यस पूरा सेट ए बिलोंग्स टू दिस, यस दिस इज ट्रू। तो असल चीज इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर करना है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में यह था कि दिस इज द सबसेट, सबसेट का साइन था, तो सबसेट में क्या होगा, पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या दूसरे में हैं, तो वहीं से इनकार हो गया कि नहीं, क्योंकि पहले सेट के अंदर ए आ रहा है तो वो दूसरे में नहीं है, ए सिर्फ दूसरे में ब्रैकेट ए है। लेकिन अगर हम 4 वाले की बात करें तो उसमें पूरा सेट है और वो बात कर रहा है इट इज बिलोंग्स टू दिस, तो ये है पूरा सेट उसमें शामिल है, ये फर्क है, बिलोंग्स टू और सबसेट में फर्क होता है। ओके नेक्स्ट कहते हैं ए बिलोंग्स टू, भाई ए तो बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि इधर ए है इधर ए नहीं है, यहां पे सेट ए है, ठीक है, तो ये दोनों में फर्क हो गया, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वन कहते हैं 5 बिलोंग्स टू, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 5 बिलोंग नहीं कर रहा, हां सबसेट हो सकता है 5 इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन इस टाइम उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा। तो बिलोंग का मतलब होता है कि वो चीज आपको दूसरे सेट में नजर आनी चाहिए, और सबसेट का मतलब है कि उसके तमाम एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं, तो ये फर्क याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या मानी जाएगी, फॉल्स। तो इसमें कौन कौन सी ट्रू है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाली ट्रू है, सॉरी 4 वाली 1 2 4 वाली ट्रू है, और 3 5 एंड 6 वाली क्या है, फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं विच इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। सिर्फ आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, 2 रेज़ टू पावर n होता है, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसमें एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका बनेगा 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अब आपके इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही सबसेट है पावर, यानी इसके पावर सेट में एक ही आंसर आएगा। और एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट लेंगे तो उसका आंसर, यानी पावर सेट में क्या होता है, पहले ब्रैकेट आएगी और उसके अंदर डिफरेंट सेट्स लिखने होते हैं, तो ये एम्प्टी सेट ही उसमें आ जाएगा, या सिंपल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द पावर सेट, यानी पावर सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, वो एम्प्टी सेट है। बहरहाल हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे। नेक्स्ट 0 एंड 1 दो एलिमेंट्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 2, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 4। वो कौन कौन से होंगे वो हम अगले क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 से 7 तक हैं, यानी 2 रेज़ टू पावर 7, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 128 एलिमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट वन 0 1 2 3 अप टू 7 है, यानी 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब होगा 256, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है ए और दूसरा ये एक ही ब्रैकेट है, तो ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा, तो ये दो एलिमेंट्स हैं, यहां पे कंफ्यूज ना होइएगा। सो 2 रेज़ टू पावर 2, यानी इसके 4 पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अच्छा, मैंने पावर सेट के लिए P ऑफ A रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी लेट से ये सेट को आप A का नाम दे लें, जैसे फर्स्ट पार्ट आपके सामने था, तो इसमें आप कह सकते हैं कि लेट से A जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट है। दूसरा लेट से आप इसको A का नाम दे लें, A इज इक्वल्स टू 0 1, लाजमी नहीं है A का नाम दें, आप B का भी दे सकते हैं, C का भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहां पे आप A को नाम दे लें, लेट से 1 2 3 4 5 6 7, हर सेट को A का नाम दे के आप यूं पावर सेट P ऑफ A कह सकते हैं। अगर आप B कहेंगे तो P ऑफ B कहेंगे, एंड सो ऑन। लेट से यहां पे आपके पास 6 वाला पार्ट है, तो लेट से ये सेट है A, जिसके अंदर क्या आ रहा है, एक एलिमेंट है A B, और दूसरा है BC, और तीसरा है DE। अब ये कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये है, एक ये है, और एक ये है। देयर आर 3 एलिमेंट्स, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर एक ही कंसीडर होता है सारा, तो 2 रेज़ टू पावर 3 मतलब इसके 8 एलिमेंट्स होंगे इन द पावर सेट। कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स, याद रखिएगा। तो दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने बता दिया कि हमारे कितने कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं पावर सेट के अंदर। नाउ मूव टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आप पावर सेट बनाएं। लेट से सबसे पहला जो सेट है उसको आप ए का नाम दे लें। लेट से मैं कहता हूं ए इज, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट आपके पास 9 है और दूसरा 11 है। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 बनेंगे। पावर सेट क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है, यानी इसके तमाम जितने सबसेट बन सकते हैं हमने बनाने हैं। उसके बाद मैं 9 लिख सकता हूं, उसके बाद मैं 11 लिख सकता हूं, और अब मैं 9 और 11 दोनों लिख देता हूं। तो ये मैंने 4 पॉसिबल सबसेट्स बन सकते थे, मैंने बना दिए, और एंड पे ब्रैकेट्स लगा के मैंने पावर सेट को क्लोज कर दिया। सेकंड देखते हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4 16 आपके रिजल्ट में आएंगे सबसेट्स, यानी पावर सेट के एलिमेंट्स। तो पहले ये ब्रैकेट लगाई मैंने, सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, आप उसे यूं भी लिख सकते हैं। उसके बाद पहले एक एक करके लिखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने एक एक करके लिख दिए। जितने भी सबसेट्स बनते हैं हमने बनाने हैं। अब दो दो करते हैं। लेट से मैं कहता हूं प्लस के साथ माइनस कर दें, मैं कहता हूं प्लस के साथ मल्टीप्लाई का साइन कर दें, मैं कहता हूं प्लस के साथ डिवाइड का साइन कर दें। ये डिवाइड है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो जस्ट लाइक परसेंटेज नुमा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये डिवीजन है। ओके, दो दो पेयर्स प्लस के साथ हो गया। अब मैं कहता हूं माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ सकता है, और माइनस के साथ डिवाइड का साइन आ सकता है। इसी तरह मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड का साइन आ सकता है। ये दो दो वाली बारी खत्म हो गई। अब 3 3 कोशिश करें।
लेट्स से मैं कहता हूं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मैं कहता हूं प्लस माइनस डिवाइड, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं बनाते हैं। मैं कहता हूं प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस के साथ और नहीं बन सकती अगर माइनस का सोचते हैं, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, माइनस के साथ और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती तीन एलिमेंट्स की। और एंड पे मैं लिख देता हूं चारों के चारों एलिमेंट्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। अब जरा काउंट करें ये कितने बनते हैं एलिमेंट्स ओवरऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो टोटल 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं पावर सेट के अंदर। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास बड़ा मजे का एक सेट है। लेट से मैं कहता हूं इसको ए का नाम दे लेते हैं पहले। लेट से ये ए है। अब ये सेट के अंदर एक एम्प्टी सेट आ रहा है बेसिकली, लेकिन ये एक एलिमेंट माना जाएगा क्योंकि सिर्फ एम्प्टी सेट का ये सिंबल नहीं होता ओवरऑल, उसमें या यूं लिखा जाता है या यूं लिखा जाता है, लेकिन सेट के अंदर अगर एम्प्टी सेट लिखा हुआ है तो वो एक एलिमेंट कंसीडर होगा। यानी ये सेट में एक एलिमेंट है। इसके पावर सेट में क्या फॉर्मूला होगा, 2⁻⁴ मतलब इसके दो पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, यानी इसके पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे। तो पावर सेट मैं बनाता हूं। सबसे पहले पावर सेट की ब्रैकेट्स मैंने लगाई, इसके अंदर दो चीजें आनी है। एक तो फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है ना, और दूसरा यही सेट खुद आ जाएगा। सिंपल। तो ये दो एलिमेंट्स पूरे हो गए। यानी पावर सेट बनाना था ना मैंने, जैसे पहले भी मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कहानी शुरू की थी मैंने फाई से, और एंड की थी पूरे सेट के साथ, पूरा सेट जो क्वेश्चन में था। यहां पे भी मैंने वही किया, एक फाई लिख दिया, दूसरा पूरा क्वेश्चन लिख दिया, एंड पे और शुरू में ब्रैकेट्स लगाई हैं, ये पावर सेट बन गया। वेरी सिंपल। लास्ट पार्ट 4 की बात करते हैं। इसमें आपके पास अगर हम देखें तो इसमें टोटल दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है और दूसरा ये एक ही है बी और सी मिला के ब्रैकेट में। तो इसके 2⁻² मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। तो लेट से पहले ये ए के इक्वल कह लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू, एक नंबर है ए और दूसरे में क्या आ रहा है बी एंड सी, ये एक ही एलिमेंट है, इसके अराउंड ब्रैकेट लगी हुई है। ओके, क्या होगा अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, 2⁻² का मतलब है 4 आपके आएंगे रिजल्ट्स। एक तो आपका एम्प्टी सेट आ गया, दूसरा रिजल्ट पहला एलिमेंट लिखता हूं ए, उसका सेट बना देता हूं, फिर दूसरा लिखता हूं जो बी और सी आपको नजर आ रहा है, उस पहले बी और सी कॉपी करता हूं, इसका सेट बना देता हूं इस तरह। उसके बाद क्या करूं, ए के साथ बी और सी लिख देता हूं, यानी ए उसके साथ बी एंड सी, ये सेट बना दिया, चारों एलिमेंट्स पूरे हो गए। और एंड पे ये ब्रैकेट मैंने क्या कर दी, क्लोज कर दी। अब यहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा ब्रैकेट्स आ रही हैं तो इसका कैसे क्लियर होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपने एलिमेंट देखना है। ये एक एलिमेंट है, ये जो आपको फर्स्ट नजर आ रहा है मैंने उसको सेट में लिख दिया। ये दूसरा एलिमेंट है बी सी विद सेट, मैंने उसको भी सेट में लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, पहले मैंने ए लिखा, फिर वो बी सी वाला सेट लिखा और उसे ओवरऑल सेट में बना दिया। ठीक है, ये तरीका है। और मैंने फिर स्टार्ट में सेट का सिंबल है, एंड पे सेट है, और यूं आपका पावर सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी ऑल द सबसेट्स मैंने जितने पॉसिबल थे बना दिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिंपल सेट के अंदर आप ए लिखा हुआ है ना, तो आपने ए के राउंड भी तो ब्रैकेट लगाई है ना। यहां पे जो भी लिखा हुआ है पहले इसे लिखें, ये मैंने लिखा इसे, और फिर उसे उसके राउंड मैंने ब्रैकेट लगा दी। वेरी सिंपल। और फिर मैंने दोनों को पहले कंबाइन किया, ये दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा, जो यहां पे मौजूद था ए था और बी सी के अराउंड सेट था, और फिर मैंने उसे भी सेट में क्लोज कर दिया। और एंड पे शुरू और स्टार्ट, ये स्टार्ट में और लास्ट में ब्रैकेट लगाई, तो ये बन गया ओवरऑल पावर सेट। तो इस तरह हम पावर सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आम नंबर्स की तरह तो बड़ा इजी फील होता है, ये भी इजी है। खैर, तो हमने जितने बनने चाहिए थे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट बना लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। Which pair of sets are equivalent, यानी कौन कौन से सेट्स हैं जो इक्वलेंट है। और दूसरा क्वेश्चन है which of them are also equal, यानी कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इक्वल हैं और कौन से ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या था। इक्विवेलेंट के बारे में याद रखिएगा, ऐसे दो सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो वो इक्विवेलेंट होता है, और ऐसे दो सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो
और हर एलिमेंट भी वही हो जो दूसरे में शामिल हो, यानी दो सेट इक्वल अगर हो जाएं, बिल्कुल हर एलिमेंट दूसरे में आ जाए, तो वो इक्वालिटी की अलामत होती है। लेट्स से आपके सामने फर्स्ट सेट है जिसमें एक में है ए बी सी, तीन एलिमेंट है, और दूसरे में है 1 2 3, इसमें भी तीन एलिमेंट है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इसके दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट्स के आपस में सेम नहीं है। यानी अगर मैं कहूं कि एक में ए है लेकिन दूसरे में 1 है, इधर बी है उधर 2 है, इधर सी है उधर 3 है, मतलब दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन हर एलिमेंट सेम नहीं है उनका आपस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे हैज 3 एलिमेंट्स, दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं, तो इक्विवेलेंट कह देंगे। इसी तरह दूसरा देखें, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, पहले 10 होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से 9 तक बनेंगे, और दूसरा सेट भी उसने यही लिखा हुआ है 0 से 9 तक। तो इसका मतलब है इन दोनों का मतलब सेम है। जो पहले उसने बोला द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और कॉमा के बाद उसने जो सेट लिखा हुआ है वो भी वही लिखा हुआ है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं दीज टू सेट्स आर इक्वल, यहां पे इक्वल का वर्ड हमने यूज किया है, बिकॉज ईच हैज सेम एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स ही सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है आपस में, दोनों सेट बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको मैं नाम दे लेता हूं ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर। ये 4 साइडेड फिगर है, एक चीज कहता है एंगल्स और दूसरे में कहता है साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल की अगर हम एंगल्स की बात करें, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस वन इज द सेकंड एंगल, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ, यानी इसमें 4 एंगल्स हैं। और अगर साइड्स की बात करें तो ये भी 4 साइड्स हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही 4 साइडेड फिगर होता है। तो एंगल्स भी 4, साइड्स भी 4, मतलब इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अगर हम साइड्स की बात करें तो 4 साइड्स हैं, एंगल्स की बात करें तो एंगल्स भी 4 है, लेकिन ये चीजें डिफरेंट है। तो इसका मतलब होगा दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज ईच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में एलिमेंट सेम है। एक सेट में 4 साइड्स हैं, दूसरे में 4 एंगल्स हैं, चीजें डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है दोनों सेट्स में सेम है, 4 4। सेम अगला भी ऐसे ही है, कहते हैं सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन 6 साइडेड फिगर होती है, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर 6 साइड्स, और इसमें एंगल भी 6 होंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, यानी 6 साइडें और 6 ही एंगल्स। तो एक सेट में अगर 6 साइड्स लिखी हुई हैं, एक सेट में 6 एंगल्स लिखे हुए हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दीज आर टू कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो क्या आंसर होगा? दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बिकॉज ईच हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन चीजें डिफरेंट है, एक में साइड्स है एक में एंगल है। इक्वल नहीं होंगे लेकिन इक्विवेलेंट जरूर होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी इनफाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और ये भी इनफाइनाइट है, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, यानी दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इनफाइनाइट है, तो ये भी इक्विवेलेंट में ही आ जाएगा क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट हम काउंट ही नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी है दोनों के, तो इक्विवेलेंट में ही आ जाएंगे ये भी। नेक्स्ट 6 वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर फर्स्ट सेट की बात करें तो इसमें भी डॉट डॉट आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी यानी अनलिमिटेड है, और ये भी आपके पास इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट सेट है। तो दोनों को क्या बोलेंगे? दीज टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है, यानी इनफाइनाइट है। लेकिन अगर हम ये लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड हो रहे हैं, ये जो भी नंबर है बहुत बड़ा नंबर है लेकिन एंड हो रहा है, मतलब ये फाइनाइट सेट है। लेकिन दूसरा एंड नहीं हो रहा, ये इनफाइनाइट सेट है, तो क्या बोलेंगे? दीज टू सेट्स आर नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट ही नहीं है बिकॉज फर्स्ट सेट इज फाइनाइट एंड while the second set is infinite, एक फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट है, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताया कि कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं, कौन से इक्वल हैं, जो नहीं है मैंने नहीं लिख दिया, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक हो गया, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। तो यूं हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।